नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म अगर आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि आप सॉल्यूशन को समझने के लिए पहला कदम उठा चुके हैं, क्योंकि अगर सॉल्यूशन टॉपिक में जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बनेंगे कंसंट्रेशन टर्म से ही रिलेटेड बनेंगे, जो कि बाद में हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ ये मर्ज होगा। उसमें बार बार आपको मोलैलिटी 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 सुनने को मिलेगा। और अगर हम उससे पहले की बात करें तो हमको मोलैरिटी समझ में आनी चाहिए। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन टर्म में एक मोलैरिटी और दूसरा मोलैलिटी और हम उसके साथ मोल फ्रैक्शन, ये जो तीन मैंने नाम लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कंसंट्रेशन टर्म समझते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी कहता है कि आपके सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? ओनली बाइनरी सॉल्यूशन है। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट प्रेजेंट हों। एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट प्रेजेंट हो, उसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान रखना, टर्नरी सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसके अंदर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट हो। क्वाटरनरी जो है सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसके अंदर चार कंपोनेंट प्रेजेंट हों। तो ये बातें हो गई हमारा जो जो कंपोनेंट के बिहाफ पर हम जो सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। और हमको एक बात पता ही है कि जो सॉल्यूशन का फेज होता है, किसका फेज? सॉल्यूशन का जो फेज होता है वो सॉल्वेंट के फेज के बराबर होता है। ये तो पुरानी बात है, हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में। तो अब हम अपना शुरू करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। आप लोगों ने क्लास 11th में एक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मोल्स के बारे में। मोल्स क्या होता है? यूनिट ऑफ सब्सटेंस होता है। और मोल के कई फार्मूले हैं जिसमें से मैंने दो यहाँ पे लिख रखे हैं। कौन कौन से? एक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एक नंबर ऑफ पार्टिकल आयन या फिर मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सवाल है कि कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम में है और आपको इसका मोल बताना है। क्या बताना है? कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मोल बताइए। तो अपने को गिवन है, ध्यान रखना है, गिवन हम समझेंगे अच्छे तरीके से। अगर हमको सवाल समझ में आ गया है तो हम उसका जो है आंसर हम आराम से बना सकते हैं। तो हमको गिवन है क्या? 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोल निकालने का ये फार्मूला हमको पता है। क्या होता है फार्मूला? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमने मोल लगा दिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और देखिए कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कैसे होगा? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन ये 3 टाइम प्रेजेंट है तो उसमें हमने 3 का इंटू कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट आया कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना आ गया? 100 आ गया। तो हमने डिवाइड कर दिया, हमको क्या मिल गया? 1 मोल। ठीक है, तो मोल क्या है? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। आप ये समझेंगे, या तो फिर नंबर ऑफ आयन मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल जो भी दिया है उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना अगला टर्म बढ़ा रहे हैं जो है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। ये बात समझने के लिए आप एक बात ध्यान देंगे, हमारे पास जो टॉपिक है अगला उसको हम थोड़ा सा एनसीईआरटी समझ रहे हैं। एनसीईआरटी से मोलैरिटी समझने से पहले ध्यान देंगे, हमारे पास है ये कुछ बातें हैं यहाँ पे लिखी हैं। मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या होगा? W/W। मास परसेंट क्या है? W/W। द मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। ध्यान रखना, मास परसेंटेज। इसमें क्या होगा? हम सोल्यूट भी क्या हो रहा है? ग्राम में या फिर काउंट कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं टोटल मास से। तो हम जब डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हमको क्या मिलता है? देखिए कि मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ द कंपोनेंट किसी एक कंपोनेंट का डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसको दिया गया है कि 10% ग्लूकोज इन वाटर। देखिए ध्यान से सुनिए, ये अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी W/W मास परसेंटेज की कहानी। कि 10% ग्लूकोज इन वाटर का क्या मतलब होता है? कि ध्यान रखना, इसका सीधा मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। ध्यान रखना, अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा।
रिप्रेजेंट करते हैं एक बार। चलिए, तो हम W/W लिखेंगे, W/W परसेंटेज, तो क्या लिखेंगे सर 10% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन दिया है, इसका मतलब 10 ग्राम प्रेजेंट होगा किसमें, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 10 + 90। 10 + 90 क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए ग्लूकोज तो 10 ग्राम है, लेकिन 90 ग्राम किस में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10/100। और इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/10। क्या मिल जाएगा, 1/10 इंटू 100। हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 10% हमको आंसर मिल रहा है। तो इस पूरी कहानी को आप इस तरीके से समझेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बात और यहाँ पे लिखी है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए कि मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन containing 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो ध्यान रखना, ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये हमको कैसे मिलता है ब्लीचिंग सॉल्यूशन, 3.62 ग्राम मास हमको क्या करता है, क्लोरीन नहीं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रेजेंट होता है उसमें। तो ये बात आप समझ पाएंगे, ये एक डेफिनेशन दिया है तो इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए अगला, वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट में वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसमें क्या था, देखिए मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या है 100। समझते हैं। लिखा है कि 10% इथेनॉल, क्या लिखा है, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या होगा कि 10 वॉल्यूम इथेनॉल का, या फिर कहें 10 ml, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर, 10 इथेनॉल का और 90 किसका बताइए, वाटर का, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो देखिए V/V कैसे लिखेंगे, V/V परसेंटेज इज इक्वल टू 10 ml ऑफ किसका, इथेनॉल का, डिवाइड बाई टोटल 10 ml + 90 ml इंटू 100। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 10% V/V सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हुआ बात। अगला चलते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल बनाया है उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए ध्यान से, लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल 35% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ध्यान रखना, ये सवाल आपको बार बार आपके जो है ना क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा कि कितना इथेनॉल हमने डिजॉल्व किया है। एन एंटी फ्रीज, ध्यान रखना है, जब हम बहुत ही लो टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर जगह पे रहते हैं तो वहाँ पर ये इथाइलिन ग्लाइकोल का बहुत ही ज़्यादा उपयोग वहाँ पर महसूस होता है या फिर किया जाता है। तो 30% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसको किस में इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। At this concentration, the antifreeze lower the freezing point of water to 55.4 K, अर्थात -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या फिर अगर बहुत प्रिसाइज बात करें तो -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या ले जाता है, इसके टेम्परेचर को बियर कर सकता है। मतलब इतने कम टेम्परेचर में भी क्या होता है, वो फ्रीज नहीं होगा। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में हम किसको इस्तेमाल करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को। तो हम अगर हम बात पूछेगा सवाल कि कितने % V/V पर क्या होता है, हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट बनाते हैं, तो वो है 35% V/V का।
अब जो अगला कंपोनेंट, अगला पार्ट है देखिए, वो है मास बाई, क्या है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। इन अदर यूनिट, एक प्रकार की अलग यूनिट है जिसे हमने पढ़ा था W बाई डब्ल्यू का, V बाई V का। ऐसी ही एक अदर यूनिट है जिसका मेनली जो इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, यूज होता है, वो किस में होता है, मेडिसिन और फार्मेसी में उपयोग होता है। इन दिस मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन, ध्यान रखना इसमें हम समझ रहे हैं आसानी से कि W बाई V का मतलब क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है